ने जब पहला उपदेश दिया सारनाथ में, जिसको धम्म चक्र प्रवर्तन किया, उसके बाद क्या बोला? एसो धम्मो सनातनो, यही सनातन धर्म है। यानी उन्होंने एक नई व्याख्या की, और वो भी काशी के पास जाके की। मगर बाद में अंग्रेजों के लिखे इतिहास में उसको खूब घाल मेल करके जितना टकराहट क्रिएट की जा सकती थी। सम्राट अशोक के विषय में कहते हैं, बल्कि कल भी मैंने इस पे टीवी में बोला था कि सम्राट अशोक के 180 से अधिक शिलालेख उपलब्ध हैं, अफगानिस्तान से लेके बर्मा और नीचे कर्नाटक तक। कहीं पे उसने ये लिखा हो सिर्फ कि केवल बौद्धों का सम्मान करो, कहीं नहीं लिखा है। उसने लिखा भिक्षुओं का, श्रमणों का, ब्राह्मणों का सम्मान करो। अरे भाई, अशोक ने कहां लिखा मैं बौद्ध हूं, ये बता दो, एक जगह लिखा दिखा दीजिए। कोई भेद ही नहीं था, सब सबको समान रूप से मानते थे। वेनसांग हर्षवर्धन के समय में आया, वेनसांग ने लिखा है कि हर्ष तो भगवान बुद्ध को इतना मानते थे वो बौद्ध है, और वे हर्षवर्धन के दरबार के कवि बाणभट्ट ने शैव लिखा है। क्यों? इसलिए कि सभी के प्रति इतनी श्रद्धा थी कि बाहर वाले को लगता था कि ये तो इनको मानते तो इसी के प्रतीक होंगे। कारण क्या था कि भारतीय समाज में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। इसीलिए आप देखिए, हिंदू समाज में आप शंकर जी के मंदिर में चले जाइए, या विष्णु जी के मंदिर में चले जाइए, या देवी के मंदिर में चले जाइए, इट हार्डली मैटर्स। आप जैन मंदिर में चले जाइए, आप बौद्ध स्तूप में चले जाइए, आप गुरुद्वारे में चले जाइए, कोई मतलब नहीं है। यहां तक कि हम मजार पे भी चले जाते हैं तो भी कोई आपत्ति नहीं करता है। प्रॉब्लम है सीमेटिक रिलीजन्स में, कि अगर आप चर्च में गए तो आप मस्जिद में नहीं जा सकते, मस्जिद में गए तो, अगर आप चर्च में गए तो आप धर्म से बाहर हो जाएंगे। ये जो सीमेटिक थॉट था रिलीजन का, उसको जब सुपर इंपोज करने की कोशिश की गई हमारे व्यापक उस पर, तो शायद मैं ये भी मानता हूं उनसे गलती हो गई होगी समझने में। तो वो ये मानते ही, जो एक को मानता है एक ही को मान सकता है, मगर हमारे यहां माना जाता था कि एक के साथ हम बहुतों को मान सकते हैं। तो हमारे यहां एक व्यापक स्वरूप था। उस व्यापक स्वरूप को कई बार समझने में गलती, और समझने के बाद कुछ जगहों पे गलती और कुछ जगहों पे बहुत जानबूझकर जो षड्यंत्र रचने का प्रयास किया जाता है वह था। और इसके बाद अब मैं आपको, ये तो चलिए हुआ सांस्कृतिक बात, अब एक यथार्थ व्यवहारिक बात बता देता हूं। आपसे पूछूं, आज से 200 साल पहले भारत में साक्षरता दर क्या थी? 97% के आसपास। और ये किसका डाटा है? हमारा डाटा नहीं है। 1812 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में जो रिपोर्ट सबमिट की गई है, विलियम एडम्स की रिपोर्ट बंगाल प्रेसिडेंसी, थॉमस मुनरो की रिपोर्ट मद्रास प्रेसिडेंसी, और विटनर की रिपोर्ट पंजाब की, उसमें लिखा भारत के हर गांव में एक स्कूल है। हर गांव में एक स्कूल है। और स्कूल ऐसे भी लिखे गए कि कोई एक, जैसे कहते हैं, एक सैंपल सर्वे कर लिया गया। हर कलेक्टर को यह कहा गया कि आप पर्सनली एक एक गांव के स्कूल के छात्रों की संख्या को कैलकुलेट करके रिपोर्ट देंगे। तो रिपोर्ट इतनी डिटेल्ड है कि इस स्कूल में 13 छात्र हैं, उसमें 23 छात्र हैं, उसमें 32 छात्र हैं, इसमें 19 छात्र हैं। यहां तक कि मद्रास प्रेसिडेंसी में छात्रों का जातिवार ब्यौरा भी है कि किस जाति के कितने छात्र हैं, किस जाति के कितने शिक्षक हैं। विलियम एडम्स की रिपोर्ट में है, सब जातियों के हैं, जिनको आज आप लोअर कास्ट कहते हैं, उन सबके शिक्षक हैं। ये बाकायदा ब्रिटिश पार्लियामेंट को सबमिटेड डॉक्यूमेंट है 1812 में, जिसमें एक रिपोर्ट मैंने खुद देखी है। वो चेंगलपुट डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने 3 अप्रैल 1823 को चेयरमैन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास को भेजी हुई है, जिसमें उसने लिखा कि मेरे तालुके में 561 गांव में 561 स्कूल हैं। और उसमें भी एक और बात है, जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी की रिपोर्ट लिखी हुई है कि इंग्लैंड की आबादी उस समय लगभग 1 करोड़ थी, और 1 करोड़ 26 लाख थी मद्रास प्रेसिडेंसी की आबादी, यानी जिसमें आजकल लगभग पूरा दक्षिण भारत आता है। और वो लिखता है कि उसके बावजूद सन 1800 के आसपास मद्रास प्रेसिडेंसी में इंग्लैंड से 3 गुना स्कूल है। और वो कब है? जब हमारे यहां के गुरुकुलों को उन्होंने स्कूल में काउंट नहीं किया। इन्होंने कहा ये कुछ अलग टाइप के स्कूल हैं, जहां पर कि एक ही टीचर के साथ 10-12 बच्चे लगातार रहते हैं, तो रिलीजियस टीचिंग पढ़ते हैं, उसको हम नहीं मानेंगे। जहां मैथ, साइंस, व्यवहारिक चीजें पढ़ाई जा रही उसको हम स्कूल मानेंगे। और अपने यहां क्या किया, संडे चर्च प्रेयर के बाद जो 2 घंटे का स्कूल लगता था वंस इन ए वीक, उसको भी स्कूल माना। तब हमारे उनसे 3 गुने ज्यादा थे। और ये बात ऐसे नहीं, ये सब ब्रिटिश आर्काइव्स लंदन में लिखा हुआ है। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, अगर किसी को आपत्ति है तो मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, ये बात 1929 में जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए हैं तो रॉयल सोसाइटी लंदन में महात्मा गांधी ने बोली है।
और उसके बाद वहां सर फिलिप हॉटॉक थे, वो भिड़ गए इस बात पे। महात्मा गांधी ने लिखा कि 100 साल पहले भारत की शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी थी, इट वॉज अ ब्यूटीफुल ट्री, जिसको कि अंग्रेजों ने कुरेद कुरेद कर नष्ट कर दिया। अब वो भिड़ गए, नहीं आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। खूब डिस्कशन हुआ, उन्होंने गांधी जी का इंटरव्यू लिया। उसके बाद गांधी जी ने कहा मैं आपको इसका, उन्होंने कहा मुझे इसका वो चाहिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। गांधी जी ने कहा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देंगे। फिर जब वो यहां वर्धा जेल में थे, उनके बाद फिर लेटर आया, वो पीछे नहीं साहब हमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए। तो उन्होंने कहा मैं जेल में हूं, मिस्टर केटी शाह इसका जवाब देंगे। केटी शाह बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर रहे। केटी शाह ने दोनों रिपोर्ट कोट करके दी। उसके बाद चौंक तो गए फिलिप हॉटॉक, मगर फिर भी वो मानने को तैयार नहीं थे। उसके बाद 1939 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने ये पूरी की पूरी विलियम एडम्स और थॉमस मुनरो की रिपोर्ट दोबारा प्रकाशित की। उसके बाद फिलिप हॉटॉक ने चिट्ठियां देना बंद कर दिया। और स्वतंत्रता के बाद, इसीलिए आपने नाम सुना होगा, प्रख्यात लेखक धर्मपाल थे, उन्होंने 7-8 साल जाके लंदन में रिसर्च करके सारे डॉक्यूमेंट निकाले जो भारत में नहीं थे। और गांधी जी का ही जवाब देने के लिए गांधीवादी ने किताब लिखी द ब्यूटीफुल ट्री। और अफसोस कि नेहरू के जमाने में नेहरू का विरोध करने के लिए वो जेल चले गए। और उसके बाद ये भारत के पाठ्यक्रम में होना चाहिए।